तो देखो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। और उस एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P कंसिडर कर लेंगे। उस P पॉइंट के ऊपर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम क्या होने वाला है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और ये इसका क्या होने वाला है, सेंटर होने वाला है, जिसको हम क्या नाम देंगे, O। और इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं स्मॉल a। और इसमें मान लेते हैं करंट जा रहा है I और वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, बस डायरेक्शन चेंज होनी है, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और इसके सेंटर से जो भी लाइन पास हो रही है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। और इस एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P। इस P पॉइंट के ऊपर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से कितनी होने वाली है, x। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके, कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का एक करंट एलिमेंट ले लेंगे। उस करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कितना, dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और उस dB को हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा और पूरे सर्किल के लिए निकालने के लिए आगे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब जनरल हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एक करंट एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से dB की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट ले लिया, इस पॉइंट को पहले तो इस पॉइंट को नाम दे दिया A, और यहाँ पे मैंने एक करंट एलिमेंट ले लिया और इसकी लेंथ कितनी मान ली, dl, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I, तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा IDL और इसको नाम दे दो करंट एलिमेंट को XY। क्लियर है। अब अगर आप देखोगे इस करंट एलिमेंट से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर हमें क्या निकालना है, इस करंट एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और हमने बायो-सावर्ट लॉ के अंदर पीछे पढ़ रखा है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB, वो प्लेन ऑफ r एंड dl के क्या होगा, r और dl के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ पे जो भी dB की डायरेक्शन होगी वो इस r के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी इस तरीके से आपके पास क्या जाने वाला है, dB जाने वाला है कितने एंगल पे, r के साथ 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री। बताओ क्लियर है। अच्छा, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, फाई, क्योंकि थीटा तो किसके बीच में होगा, dl और r के बीच में, और dl और r के बीच में एंगल होने वाला है 90। देखो इसको मैं समझाता हूं, मेरे पास की चेन है, इसके इसमें एक सर्किल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा है, बट अगर आप देखोगे मैंने कहा ये आपके पास सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है और इसके सेंटर से देखोगे तो ऐसे लाइन जा रही है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया कि ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, अब आप देखो इसके सेंटर से ऐसे लाइन निकल रही है, ये एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप dl लोगे छोटा सा तो dl अंदर की तरफ है। अब अगर आप उससे कोई भी लेंथ निकालोगे तो वो कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी। आपने छोटा सा dl लिया, अब इस dl से देखोगे ये आपने r निकाला, इस dl से r निकाला तो वो कितने एंगल पे जाएगा, हमेशा 90 डिग्री पे। यानी dl और r के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 90। और यहाँ पे इस ट्राइंगल के एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, फाई मान लेता हूँ, क्योंकि थीटा तो आपका क्या है, 90 है। यहां तक क्लियर है। तो हमने किया क्या, एक करंट एलिमेंट ले लिया IDL, जिसका नाम रखा XY, और इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, dB आएगा। क्लियर है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। पहले तो इस dB की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालेंगे, बायो-सावर्ट लॉ से। तो यहां पे देखो मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ आपके पास dB कितना होगा, dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई के अंदर IDL साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा, r स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 90, और साइन 90 कितना होता है, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप थीटा यहाँ पे 90 पुट कर दो या सीधा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dB कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाई r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dB की। बट हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे क्या, इसको आगे देखो, मैंने क्या किया, इस x वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन बना ली। x के परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना है, 90 है, और ये मेरा एंगल कितना मान रखा है, फाई मान रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। क्लियर है। यानी ये मैंने फाई मान रखा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस फाई। क्लियर है। अब अगर आप देखोगे कि आपके पास dB और r के बीच में भी तो एंगल कितना है, dB और r के बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री है। देखो ये लाइन
और ये डीबी परपेंडिकुलर है, पूरा 90 और ये 90 माइनस फाइव है, तो ये कितना बच जाएगा, 90 में से 90 माइनस फाइव कम करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। क्लियर है। और अगर ये फाइव आया तो डीबी को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो ये आएगा डीबी कोस फाइव और इधर की तरफ आ जाएगा डीबी साइन फाइव। आया समझ में। अभी भी आप नेट नहीं निकाल सकते, दो मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, डीबी साइन फाइव, एक ऊपर जा रहा है डीबी कोस फाइव। क्लियर है। अब करेंगे क्या कि आपने एक करंट एलिमेंट जो भी लिया इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या लेंगे, एक और करंट एलिमेंट लेंगे। इसको नाम दिया मैंने एक्स डेस वाई डेस, और ये क्या होने वाला है, ये करंट एलिमेंट होने वाला आइडियल। ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसकी भी रेडियस क्या होगी, ए, और ये एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स। और इस करंट एलिमेंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस को क्या नाम दे देंगे, इस करंट एलिमेंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होने वाली है, वही स्मॉल आर। क्यों, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, तो यहां से अगर आप देखोगे एक्स ए तो आर भी क्या आएगा, सेम आएगा, और ये एंगल भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इसकी वजह से जो डीबी आएगा वो इस आर के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है। अब डीबी परपेंडिकुलर आएगा, मैंने एक और एक्स वाली लाइन के परपेंडिकुलर बनाया, तो ये फाइव है, तो ये 90 माइनस फाइव है, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। इस डीबी के कंपोनेंट करोगे तो डीबी कोस फाइव इधर की तरफ थीटा के साथ वाली लाइन पे, और ये आ जाएगा डीबी साइन फाइव। और ये कंपोनेंट क्यों किया, तो यहां से अगर आप देखोगे कि डीबी कोस फाइव और डीबी कोस फाइव तो क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, और हर बार डीबी साइन फाइव आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आमने सामने के करंट एलिमेंट की वजह से डीबी कोस फाइव और डीबी कोस फाइव, अपोजिट करंट एलिमेंट की वजह से डीबी कोस फाइव तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हर बार ऐड कौन होगा, डीबी साइन फाइव। कि भाई आप पूरे सर्किल की वजह से निकालोगे, एक एलिमेंट लिए अगला लोगे, पूरे सर्किल की वजह से निकालोगे, पूरे को इंटीग्रेट करोगे, तो आमने सामने के करंट एलिमेंट जो भी होंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट करंट एलिमेंट डीबी कोस फाइव को तो कैंसिल आउट कर देंगे। यहां पे करंट एलिमेंट लोगे तो इसके सामने वाला कैंसिल आउट कर देगा डीबी कोस फाइव को। हर बार कौन ऐड होगा, डीबी साइन फाइव। यानी हम करेंगे क्या, इस पी पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, कितना, बी नेट। और हम डीबी साइन फाइव, एक एलिमेंट का जो डीबी साइन फाइव होगा ये हर एक एलिमेंट के लिए ऐड होना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ में आया कि हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट लिया, उसकी वजह से डीबी आया, उस डीबी को हमने उसके कंपोनेंट में रिजोल्व किया, उसके जस्ट अपोजिट एक और करंट एलिमेंट लिया, यही देखने के लिए, तो पता लगाने के लिए कि डीबी कोस फाइव और डीबी कोस फाइव क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। एग्जैक्ट अपोजिट लिया तो आपने देखा डीबी कोस फाइव और डीबी कोस फाइव कैंसिल आउट हो गया, और दोनों एलिमेंट के लिए डीबी साइन फाइव ऐड हो रहा है। फिर यहां एक और लोगे, यहां एक और लोगे, तो इन दोनों का भी क्या होगा, डीबी कोस फाइव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डीबी साइन फाइव ऐड हो जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए डीबी साइन फाइव क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है। डीबी कोस फाइव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरे सर्किल का नेट निकालना है तो डीबी साइन फाइव को पूरे सर्किल के लिए क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। हर बार डीबी साइन फाइव ऐड होगा तो यहां पे क्या करेंगे हम, आया समझ में। तो यहां पे देखो मैंने लिखा कि हमने किया क्या, वी रिजोल्व डीबी इन देयर कंपोनेंट्स। हमने डीबी को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व किया, देन क्या होगा, डीबी कोस फाइव विल कैंसिल्ड आउट ईच अदर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। किसके लिए, फॉर अपोजिट करंट एलिमेंट्स। अपोजिट करंट एलिमेंट्स जो भी होंगे आमने सामने के, उनके लिए डीबी कोस फाइव तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, पी पॉइंट पे, तो यहां पे लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाइव, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए डीबी साइन फाइव ऐड होगा तो पूरे सर्किल के लिए डीबी साइन फाइव को इंटीग्रेट कर देंगे। और लिमिट क्या होगी, जीरो से पूरे सर्किल की लेंथ कितनी है, 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस कितनी थी हमारे पास, स्मॉल ए। आया समझ में। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, डीबी की वैल्यू तो इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास है, और साइन फाइव कैसे निकालेंगे, तो आ जाओ डायग्राम में। अगर आप देखोगे ये पॉइंट ए ओ पी,
एओपी के अंदर ये फाई ये सारे फाई इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस ट्रायंगल एओपी को बाहर निकाल लेते हैं। ए रेडियस, एक्स इसके डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट की, और आर क्या है आपके करंट एलिमेंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस। तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा है, एओपी। देखो एओपी ट्रायंगल को बनाएंगे तो यहां पे इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट क्या है पी, ये ओ और ये कैपिटल ए। ये स्मॉल ए इसकी क्या है रेडियस होने वाली है, यानी डिस्टेंस ए से ओ की, ठीक है। और ये एक्स होने वाला है और ये स्मॉल आर, और ये एंगल कितना है फाई, और ये एंगल कितना होने वाला है 90। आपको पता है एंगल के सामने तो क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और बचा क्या बेस। वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन फाई की। साइन फाई कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, तो यहाँ पे साइन जो होता है वो क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, पी तो कितना है आपके पास ए, और एच कितना है आर, यानी साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बाई आर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 के अंदर डीबी है, इक्वेशन 3 के अंदर साइन फाई है। दोनों कहां पुट करेंगे 1 और 3, 2 के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक्सिस के ऊपर। आया समझ में। तो यहां पे करेंगे क्या, पुट इक्वेशन कौन सी 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। और यहां पे आपके पास बी नेट कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो लिमिट आपके पास है 0 से 2 पाई ए, डीबी की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई के अंदर कितना आएगा ए बाई आर। अगर आप देखोगे साइन थीटा तो हमने 90 रखा था, साइन 91 हो गया। यहां से अगर आप देखोगे एल के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और एल के रेस्पेक्ट में बची हुई सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास बाकी सब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर बाहर आ जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन में आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, और 0 से 2 पाई ये लिमिट है, और ये क्या बचेगा 1 डॉट डीएल, यानी 1 का करना है इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में, और कितना आ जाएगा 1 डॉट डीएल, एल ही आ जाएगा। तो हमारे पास बी नेट की वैल्यू आ जाएगी, ये होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब, और 1 डॉट डीएल एल, और ये क्या होगा 0 से 2 पाई है। क्लियर है। अब एल की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वो कितना आएगा 2 पाई ए माइनस 0, 2 पाई ए ही आने वाला है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं बी नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्मॉल ए अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई के अंदर 2 पाई ए, ये आने वाला है। यहां से अगर आप देखोगे तो देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, यही आपके पास क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। तो बी नेट आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है म्यू नॉट आई ए अपॉन में ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। ये आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अगर कोइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक और चीज, मान लो r की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं आएगी, आपको तो क्या गिवन आएगा, आपको तो ऐसे ये सर्कुलर कोइल है और इसकी रेडियस कितनी है a, और एक्सिस की डिस्टेंस दे देंगे, एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस दे देंगे x, r आपको दे ही नहीं रखा। तो यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, r क्या है हाइपोटेनियस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी से निकाल लेते हैं। देखो r की वैल्यू अगर आप निकालोगे इस ट्रायंगल एओपी के अंदर, तो आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या पावर कितनी आ जाएगी 1/2। और ये r की वैल्यू यहां पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आने वाला है नेट, ये आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2 का क्यूब, यानी पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये कितनी आ जाएगी 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट तो क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 कांस्टेंट है। आई क्या है, कोइल के अंदर कितना करंट जा रहा है, ए क्या है रेडियस, यानी ए स्क्वायर रेडियस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस, ए अगेन क्या है रेडियस। क्लियर है। इसके अंदर देखो लिखते हैं, अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, अगर कोइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ये समझ में आया नहीं आया,
बताओ क्लियर है। और इसका एक स्पेशल केस भी है कि अगर मैंने मान लो मैंने कहा कि जो आपका पॉइंट P है, ये है पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, ये पॉइंट P है वो कोइल के सर्कुलर कोइल के सेंटर के बहुत ज्यादा क्लोज है, और बहुत ज्यादा क्लोज है इसका मतलब सेंटर पे ही मान लो, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहां पे देखो, अगर यहां पे स्पेशल केस की बात करते हैं कि इफ पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू दी सेंटर ऑफ कोइल, कि जो पॉइंट P है वो कोइल के सेंटर के क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उस केस के अंदर x की वैल्यू क्या लिख देंगे 0। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, देखो यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, तो यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल a स्क्वायर अपॉन में 2। अब x की वैल्यू तो क्या है 0, तो एक्स स्क्वायर भी 0 प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर यानी a की पावर 2 इंटू 3/2 यानी कितना आ जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब बचेगा, यानी म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन में 2a क्यूब, और ये a स्क्वायर a क्यूब से कैंसिल करेगा तो नीचे a आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना आया म्यू नॉट आई बाई 2a। याद करो सर्किल के सेंटर पे कितना आया था करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाई 2r। यहाँ पे r क्या है, रेडियस कितनी है, वो आपके पास a। आया समझ में। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया एक्सिस के ऊपर किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पे। क्लियर है, यहां तक करना कुछ नहीं है आपको। एक्सिस की डिस्टेंस x मान ली, रेडियस a मान ली, एक करंट एलिमेंट लो, उसकी वजह से r के परपेंडिकुलर dB आएगा, पर कंपोनेंट में रिजोल्व करो, फिर नीचे एक और अपोजिट करंट एलिमेंट ले लो, वहां से पता लगेगा कि dB cos phi कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तो डायग्राम है, और dB sin phi ऐड हो रहा है, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे कि आपको dB sin phi हर बार ऐड हो रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, तो पूरे के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dB sin phi को इंटीग्रेट कर लेंगे। dB अलग से निकाल लिया, sin phi की वैल्यू हमने क्या करी, यहां पे अलग से निकाल ली, पुट कर दिया यहाँ पे dB sin phi के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर dB और sin phi की इंटीग्रेट कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और अगर आपके पास वेरी क्लोज है सर्किल के सेंटर के, तो उस केस में x को 0 किया तो सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। यानी ये आपके पास ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। बताओ क्लियर है, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब एक चीज देखना, डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे होगी। ये करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है, ये क्या है आपके पास, करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है। मैंने कहा कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो पता है, मैंने कहा इस कोइल के अंदर करंट कैसे जा रहा है, मैंने कहा इस कोइल के अंदर करंट जा रहा है मान लो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके सेंटर से क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, आउटवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड कोइल से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एक्सिस के ऊपर जो भी P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, बी नेट। नेट होगा तो या तो इधर या फिर इधर, तो ये देखो इधर बाहर की तरफ dB sin phi। बट यही अगर मैंने कहा कि अगर इसमें कोइल में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे इस P पॉइंट के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी इस कोइल के क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, बी नेट। आया समझ में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाने वाला है। ये आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि आपके पास कोइल है और इस कोइल के अंदर अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। बताओ क्लियर है, ये बायो सावर्ट का सेकंड एप्लीकेशन।